हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्य ऑफिशियल क्लासेस में। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि इस क्लास का उद्देश्य क्या है। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस जैसे आपने देखी हैं कि एक रैपिड कोर्स जिसे हम क्रैश कोर्स के नाम से जानते हैं, उस तरीके का कोर्स ही ये क्लास में हम आपको बताएंगे। यानी आपको उसमें सारे वो क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो या तो पिछले सालों में पूछे गए हैं या फिर आगे आएंगे। पूरे पूरे चैप्टर्स का सार क्या है, लाइन वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 और साथ ही साथ में साइंस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट ज़्यादा डीपली देखेंगे। बाकी साथ में सामाजिक विज्ञान और आपका जो है बाकी सब्जेक्ट भी चलते रहेंगे। सीरीज यही बनी रहेगी, थंबनेल सेम रहेगा। थंबनेल में बस आपको चैप्टर का और आपको जो है सब्जेक्ट का नाम देख लेना है, देन वो क्लास आपको देखनी है। ठीक है, चलो शुरुआत देखना कहाँ से करने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये बात किसने कही? मैंने कहा सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल तरीका समझना है कि द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब होता है जिसके दो मुख हों, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके दो पहलू हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके दो पहलू हैं, यानी इस प्रकार एक आदमी पढ़ा रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, यानी एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे टीचर हो गया और एक हमारा यहाँ पे स्टूडेंट हो गया भैया। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि जो शिक्षा है वो एक द्विमुखी प्रक्रिया है, बाईपोलर प्रोसेस है। तो हमें यहाँ पे याद कितना रखना है, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी ही क्रिया प्रतिक्रिया को हम लोग शिक्षा का रूप देते हैं, या इसी को हम शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा, आपसे पूछा जाएगा, आपको बोलना है एडम्स ने कहा। याद रखेंगे, बोलोगे हाँ। तो आपने स्वीकार किया कि शिक्षा में दो कर्ता कार्य करते हैं, एक तो शिक्षक होता है और दूसरा शिक्षार्थी होता है। एक ज्ञान दे रहा होता है, एक ज्ञान ले रहा होता है। एक सुना रहा होता है, एक सुन रहा होता है। एक पढ़ा रहा होता है, एक पढ़ रहा होता है। इस बात से अगर हम सभी लोग सेटिस्फाइड थे तो वहीं पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन डीवी, जिनका नाम है जॉन डीवी। इन्होंने ये बात कही कि अगर एक आदमी पढ़ा रहा है, दूसरा आदमी पढ़ रहा है, तो फिर ये बताओ कि ये आदमी इस व्यक्ति को क्या पढ़ा रहा है। ये क्या वाला क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे भैया पढ़ाएगा क्या? जो उसका सिलेबस होगा, जो उसका पाठ्यक्रम होगा, जो उसकी बुक होगी, वही तो पढ़ाएगा। तो देखा जाए तो पाठ्यक्रम और आ गया ना। तो ऐसे हमें ये भी याद रखना है कि जॉन डीवी ने बोला कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है। जॉन डीवी बोलते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इन्होंने उसके 3 पहलू बताए हैं, एक तो शिक्षक हो गया, दूसरा शिक्षार्थी हो गया और तीसरे नंबर पे पाठ्यक्रम हो गया। याद रखोगे। अब अगर हमसे रास का स्टेटमेंट पूछा जाए, रास बोलते हैं कि जैसे चुंबक आपने देखा है, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जब भी हम इसको ऐसे स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो एक दिशा नॉर्थ में रहती है, एक दिशा साउथ में रहती है। तो जिस प्रकार चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ, इसी प्रकार से शिक्षा के भी 2 ध्रुव होते हैं। ये बोलते हैं शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। बात कंफर्म है, इतनी बात समझ में आ गई। एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, रास के अनुसार भी शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, पर जॉन डीवी के हिसाब से शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। एक बात बताइएगा, अगर यहाँ तक किसी भाई को, किसी बहन को कोई समस्या है तो समझाएंगे उसको। ठीक है, 2016-2019 में आपसे दोनों बार ये प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट करो। मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ से चीज़ों को स्पष्ट करना है। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि शिक्षा अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी उसमें सम्मिलित होता है। आप अगर देखो तो शिक्षा में एक अगर पढ़ रहा है, एक पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने वाला पढ़ने वाले को क्या पढ़ा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या पढ़ाने के लिए हमें पता कि वो पाठ्यक्रम ही पढ़ाएगा, और यही जो पाठ्यक्रम हो जाएगा मेरे भाई, इसी की वजह से शिक्षा में 3 पहलू हो गए। एक तो अध्यापक हो गया, एक विद्यार्थी हो गया और एक पाठ्यक्रम हो गया। तो जॉन डीवी ने बोला कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, त्रिमुखी। एडम्स ने कहा था द्विमुखी, एक पढ़ने वाला एक पढ़ाने वाला। और रास ने बोला कि जिस प्रकार चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के भी 2 पहलू होते हैं, द्विमुखी प्रक्रिया होती है शिक्षा। तो ठीक है, एडम, रास और जॉन डीवी तीनों याद हो गए, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया याद हो गया। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाया गया है कि भैया गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा क्या है। गांधी जी की परिभाषा और जितने भी परिभाषित लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, जितने भी आपके जो है दार्शनिकों ने परिभाषाएं दी हैं, मैंने आपको सारी एक क्लास में करा रखी हैं, एक बार आप क्लास वो देख सकते हो। देखिएगा, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य यह है कि बालक या मनुष्य के शरीर,
मस्तिष्क, और मैंने आपको कहा था महात्मा गांधी को याद रखने के लिए आत्मा शब्द याद रखना। आत्मा का उत्कृष्ट विकास जो है यही शिक्षा होता है। ये बात किसने कही? महात्मा गांधी ने कही। जल्दी से बताओ, याद हो गया? इन्होंने बोला शिक्षा से मेरा तात्पर्य किसी बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के विकास से है। याद भैया कैसे रखेंगे? तो भैया हमने इसको याद करने का तरीका एक देख लिया कि हम इसको शर्मा याद रख सकते हैं। शर्मा, शर्मा को अगर अलग अलग लिखोगे तो स र माँ भी लिख सकते हैं। माँ से मस्तिष्क भी हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखो मेरे भाई, माँ से, तो अब देखो माँ से मस्तिष्क हो गया और आत्मा आखिरी में ये भी माँ निकल आएगा। तो देखो रा का यहाँ कोई काम नहीं भैया पड़ा, भैया सा से शरीर हो गया। ठीक है, तो याद करने का आप समझा सकते हो कि शर्मा जी जो हैं वो महात्मा गांधी की बातें करते रहते हैं। शरीर का, मस्तिष्क का और शर्मा आत्मा का भी विकास, उत्कृष्ट विकास ही क्या होता है? विकास हमारा शिक्षा होता है। तो याद करने का तरीका बाकी सिंपल सा याद कर लो यार, 4 वर्ड हैं भाई, इतना तो याद कर ही सकते हो। अगले नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2019 में कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम। कारक वो होते हैं जिस पे शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, जिनकी वजह से हमारी शिक्षा प्रभावित होती है। आप बोलो कि पहले नंबर पे हमारा परिवार होता है। हमारा परिवार अत्यधिक पढ़ा लिखा है तो हमें पढ़ने में सपोर्ट करता है। अगर कम पढ़ा लिखा है तो बोलता पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा, तो उससे हमारे दिमाग पर एक पढ़ाई के प्रति जो है चेंज आते रहते हैं, प्रभाव पड़ता है ना भैया। दूसरा समाज होता है। हमारे समाज के सभी लोग गाली गलौज करते हैं, रात में लड़ाई करते हैं, दंगा करते हैं, दारू पी करके बवाल करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपने घर में शांति से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े की आवाज़ आपके घर में आती रहेगी। आप भी उससे प्रभावित होंगे, आपकी शिक्षा उससे प्रभावित होगी। भैया विद्यालय इंपॉर्टेंस होती है। विद्यालय में पढ़ाने की विधियाँ कैसी अपनाई जा रही हैं? क्या किसी बालक के स्त्रानुकूल पढ़ाई हो रही है उसमें? क्या किसी बालक को वही पढ़ाया जा रहा है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या किसी बालक के सारे डाउट क्लियर किए जा रहे हैं? अगर ये सारी चीज़ें किसी कॉलेज में होती हैं, स्कूल में होती है, तो वो स्कूल सर्वश्रेष्ठ होता है। ये भी हमारी शिक्षा को प्रभावित करता है। भैया राज्य भी प्रभावित करता है। किस राज्य में? अब जैसे आप बिहार का हाल देखो, बिहार का लिटरेसी रेट कम है। वहीं आप केरल का हाल देखो, केरल का अत्यधिक है। भाई पूरा का पूरा राज्य जब शिक्षित है तो उसमें 2-4 लोग जो अशिक्षित हैं उनको राज्य पूरा मिलकर क्या करेगा? शिक्षा के प्रति अग्रसर करेगा, शिक्षित करने की कोशिश करेगा। अब अगर 10 लोग बिना पढ़े लिखे, एक पढ़ा लिखा बैठेगा, वो भाई वाट से क्या पे और क्या से का पे खुद ही आ जाएगा कि क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो और व्हाट आर यू डूइंग। तो ये तीनों चीज़ें हमको समझ में आ गई ना। याद करने का तरीका है भाई, मैं जैसे भी करवा पाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ 100% देने का। ठीक है, तो कोशिश करो कि मेरे साथ चीज़ों को रिलेट कर पाओ। दूसरे नंबर पर भैया जनसंचार भी होता है। कम्युनिकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये सारे के सारे कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी मत करना भाई, जल्दी नहीं मैं पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, चीज़ों को आराम से समझेंगे, याद करते हुए चलेंगे। अगले नंबर पे देखो वर्तमान, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय शिक्षा इसके उद्देश्य लिखिए, आप कैसे लिख दोगे? आप बोलोगे भैया वर्तमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। एक तो ये व्यक्ति का सम्यक विकास करता है। दूसरे नंबर पे लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास करता है। फिर देखा जाए तो भैया ये चरित्र का निर्माण करता है। व्यवसायिक कुशलता आपके अंदर उत्पन्न करता है, उसमें विकास करता है। राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करता है। और भविष्य के अनिश्चित समाज में या के लिए आपको तैयार करता है। भविष्य में आपको किस समाज से पाला पड़ना पड़ेगा तो उसके लिए आपको अभी से रेडी कर देता है कि भाई आगे चलकर तुम्हें इस टाइप के लोग भी मिलेंगे, तो तुम्हें इनसे भी लड़ने के लिए हमेशा क्या करना है? तैयार रहना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने मन से भी लिख सकते हो, अगर नहीं याद करते हो तो आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, जो पॉसिबल है बनाना वो आप बना सकते हो। पूछा जाए आपसे लोकतांत्रिक नागरिकता के गुण बताइए। आप बोलोगे इसके गुण निम्नलिखित होते हैं। एक तो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था होती है, नेतृत्व होता है इसका, ईमानदारी हो गया, कर्तव्य भावना हो गया, अनुशासन हो गया, सहयोग हो गया, सहनशीलता है, राष्ट्र प्रेम है, आदि गुणों के विकास, संविधान में वर्णित कर्तव्यों के, अधिकारों की समझ, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये लोकतांत्रिक नागरिकता के गुण हैं। कौन कौन से? भैया नेतृत्व करना, मूल्यों की आस्था रखना, ईमानदारी होती है, कर्तव्य भावना रखना, अनुशासन रखना, सहयोग रखना, ठीक है, सहनशीलता रखना, राष्ट्र प्रेम रखना, और बहुत सारे वह गुण जो हमारे संविधान में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लिखे हैं ना भैया मौलिक कर्तव्य, वो सारे भी तो हो गए इसमें अधिकार आपके लोकतांत्रिक नागरिकता के। तो वो सारे के सारे हमें उनकी समझ रखना ही हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, एक लाइन में उत्तर हो जाएगा। इन्होंने पूछा कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य के कल्याण के लिए होती है। ये बात किसने कही? राज्य का कल्याण और व्यक्ति की खुशी शिक्षा से है, और सामाजिक उद्देश्यों और व्यक्तित्व का ये समन्वय है। ये बात किसने बोला? ये भैया प्लेटो ने बोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आपसे पूछा गया है, याद जरूर रखना है।
ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा गया कि औपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। बड़े ध्यान से सुनना आसान भाषा में। औपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित भैया समय होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित अध्यापक होता है, निश्चित विधि होती है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। सब कुछ फिक्स होना, आपको क्या पढ़ाया जाएगा ये बात फिक्स होना। अब जैसे अगर आप अभी की बात करो, अभी आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी। जैसे कि अभी ये क्लास चल रही है, ये आपके सिर्फ एग्ज़ाम को बेस मान के की जा रही है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं इस चैप्टर में जो हमने अभी छोड़ दी हैं। हो सकता है उसमें लिखा हो कि हमें जीवन कैसे जीना है। जीवन जीना आपने अनौपचारिक तरीके से सीखा है। आपसे कभी किसी ने ये नहीं बताया कि नहीं तुम सुबह उठ करके पानी पियो, उसके बाद तुम फ्रेश हो जाओ जाके, उसके बाद तुम नहाओ धो, उसके बाद तुम खाना खाओ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने औपचारिक तरीके से नहीं सीखी कि कहीं हमें बैठाल करके एक क्लासरूम में पूरा डिजिटल लगा करके सब सिखाया गया हो, ऐसा नहीं सिखाया है। हमने अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने समाज को देख करके स्वावलोकन से ऐसे तो सीखी हैं। तो जो चीज़ें हम समाज से सीख रहे हैं, जो चीज़ें हमें पढ़ाई नहीं जा रही हैं पर उसके बाद भी हम उन चीज़ों को सीख रहे हैं, वो सारी अनौपचारिक चीज़ें हैं जिनमें ना तो हमें कोई अध्यापक इनके लिए ट्रेंड मिलता है कि नहीं वो अध्यापक उसको सब पता है वही तुम्हें ये सिखाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, ना तो ये कोई एक फिक्स विधि है कि नहीं भैया हमें तो ये प्रोजेक्ट विधि के द्वारा समझाया गया कि कैसे खाना खाना है, नहीं सीखा ना हम लोगों ने। तो ऐसे शिक्षा के पहलू जो हमें एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित अध्यापक, निश्चित विधि और निश्चित पाठ्यक्रम जो कि पहले से निर्धारित है, एक योजना के साथ चल रहे हैं, एक प्लान है सब कुछ। तो जितनी भी चीज़ें प्लान हैं वो सारी हमारी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से। अगर आप यहाँ पे हमसे पूछोगे अनौपचारिक शिक्षा क्या है, भैया इसका जस्ट उल्टा हम बोल देंगे। आपने जैसे ही अनौपचारिक शिक्षा बोला, मेरे मुंह से ये निकलेगा कि भैया हमने अपने जीवन में अभी से शुरुआत से, जब से मेरा जन्म हुआ और जब तक हम मरेंगे तब तक हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो सब कुछ अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। जिन चीज़ों को भी हम देखते चले आ रहे हैं कि हमें अपने बड़ों का आदर करना है, हमें अपने छोटों का सम्मान कैसे करना है, हमें किसे सताना है किसे नहीं सताना है। देखो किसी को नहीं सताना है वैसे तो, लेकिन अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो आप भी उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो ना, ये आप देख कर ही सीखते हो कि जैसा करनी वैसी भरनी। ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं, देखी हैं, तभी तो आपको करने के लिए अवसर मिला है ना कि आप भी सेम चीज़ कर पाते हो। तो इससे हमें पता चला कि अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें हमें कोई निश्चित टीचर नहीं कोई चीज़ सिखाता है, कोई निश्चित स्थान पर बैठ के स्कूल वगैरह में नहीं सिखाई जाती हैं, पर हम देख देख करके लोगों को सीख जाते हैं। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये शिक्षा में बहुत अधिक व्यापक विस्तृत प्रत्यय है, मतलब अत्यधिक बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो गया, हाँ या ना जल्दी से बोलेंगे। अगले नंबर पे आ जाओ भैया। वह शिक्षा जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय, वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने बताया अनौपचारिक शिक्षा में ना तो कोई परफेक्ट टीचर है, ना कोई स्कूल हमें चाहिए होता है, ना हमें कोई एटमॉस्फेयर वो चाहिए होता है। हमें सिंपल सी बात है, जो हम सामने देखते हैं वो हम सीखते हैं। अनौपचारिक हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आपसे बोला गया है कि निरौपचारिक शिक्षा में विभिन्न साधनों से आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। बिल्कुल नहीं भाई। देखो निरौपचारिक शिक्षा एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे जैसे ऑनलाइन स्टडी कोई करता है, क्या फिक्स होता है आप इतनी एज में ही ऑनलाइन क्लास देखोगे? नहीं होता है। तो कोई भी आयु का इसमें बंधन नहीं होता है, कोई भी प्रतिबंध इसमें आयु का नहीं होता है। ठीक है, 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेरे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे लिख दिया गया 6 से 12 वर्ष तक चलती है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे भी मैंने दोबारा इसका आंसर लिख दिया है कि 6 से 12 वर्ष तक चलने वाली शिक्षा को ही हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। यानी वह शिक्षा जो आपके बाल्यावस्था में चलती है, ऐसा भी तो बोल सकते हो भैया। जो शिक्षा हमारे बाल्यावस्था के टाइम पर चल रही है वो देखा जाए तो कौन सी शिक्षा हो जाएगी? प्राथमिक शिक्षा ही हो जाएगी। वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। परिवार में बच्चों को हम मुख्य रूप से किस विधि से शिक्षा देते हैं? हम लोग भैया उसे, परिवार के लोग जो होते हैं परिवार में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो विद्यालय जाता है तो वहाँ पे उसे औपचारिक शिक्षाएं दी जाती हैं। तो याद रखना, जो शिक्षा हमें परिवार से मिलती है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो शिक्षा हमें परिवार से मिलती है और जो शिक्षा हमें समाज से मिलती है, उसमें सारी मैक्सिमम शिक्षाएँ कौन सी होती हैं भैया? अनौपचारिक शिक्षाएँ होती हैं। बड़े प्यार से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और भैया जो औपचारिक शिक्षा होती है, बड़े ध्यान से सुनना,
आप बोलोगे भैया जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा भैया सिंपल सी बात है, हमको स्कूल वगैरह में, विद्यालय वगैरह में जो मिलती है, स्कूल या विद्यालय वही बात है, स्कूल या विद्यालय, यहाँ पे जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं वो हमारी सारी औपचारिक हैं और ये वाली अनौपचारिक हैं। मेरी भाई जल्दी से बोलो, बेहतरीन तरीके से बात एकदम क्लियर है, बढ़िया तरीके से समझ में आई, हाँ या ना जल्दी से बोलेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, पूछा जाता है आपसे कि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, उसका टारगेट, उसके उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा मेरे भाई कि दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई भी संस्था नहीं होती है। हम कभी आपसे बोलें कि आपको ऑनलाइन लर्निंग क्यों चाहिए, इसके दो कारण होते हैं। इस समय तो ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा कारण हम ये मानते हैं कि पैसे का थोड़ा सा रहता है, ऑफलाइन में ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, साथ ही साथ समय का अभाव होता है। आपके पास टाइम मिलता है कि रात में भैया हम 8 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, रात में 8 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, और ऑनलाइन या रिकॉर्डेड क्लास जो भी हमारी पड़ी है हम चाहें तो रात में 11 बजे देख लें। पर अगर 11 बजे आप किसी टीचर से बोलते हो कि चलो सर पढ़ाओ, देन आपको भाई वो पीट देगा, आपके साथ अनुशासन में दंडात्मक कार्रवाई कर देगा, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया होगा भैया, ये हम बना कर भी लिख सकते हैं कि जब हमारे आसपास कोई संस्था ऑफलाइन ना हो तब भी एक मजबूरी होती है। दूसरा एक समय का अभाव, जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ कि टाइम कंजप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जीवन को उन्नतिशील बनाना भी होता है, ठीक है, जीवन को उन्नतिशील बनाना भी होता है। साथ में आप और भी स्किल्स सीख सकते हो, लाइक कि आपने ऑनलाइन कोचिंग करी है तो आप बीच में जो आपका समय मिलता है ऑफलाइन जिसमें आपको करना होता है, वो जो टाइम बचा है उस समय आप और भी कुछ अलग चीज़ें भी आप सीख सकते हो या कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पूर्ण मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में एक तो हमारा नाम ये सुना हुआ आपने देखा होगा मकतब और मदरसा। आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछेगा कि मकतब से आप क्या समझते हैं और मदरसा से आप क्या समझते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े आराम से समझाऊंगा मैं भाई। अगर पहले नंबर पे हम बात करें मकतब, भी बड़े ध्यान से बात सुनना। मकतब में यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि संपूर्ण मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था धर्म पर आधारित थी। कैसी थी भैया, धर्म पर आधारित थी। तो इसीलिए धर्म का प्रचार करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य बन गया था। तो प्रत्येक जो भी मस्जिद होती थी, मस्जिद के साथ एक प्राथमिक शिक्षा भी वो लोग प्रदान उन्हें करते थे। मस्जिद के साथ साथ वो उसे प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान करते थे और एक एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था। फिर हुआ क्या कि मस्जिद के साथ में लगे हुए जो प्राथमिक विद्यालय होते थे, जैसे ये मस्जिद बनी है और यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय बना है, तो इस प्राथमिक विद्यालय जो मस्जिद के साथ बना इसे हम क्या बोलते हैं, मकतब के नाम से जानते हैं। जल्दी से बताओ, यहाँ तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई। यानी सिंपल सी बात भैया हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में जो उनके धर्म से संबंधित शिक्षा का प्रचार करने के लिए मुस्लिम में जो मेरे भाई उनके मस्जिदों के साथ में प्राथमिक विद्यालय लगे होते हैं उन्हीं को हम मकतब बोलते हैं। लेकिन मकतब का वास्तविक अर्थ क्या है, मकतब का मतलब क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना भैया। मकतब जो वर्ड है ये फारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना। कुतुब का अर्थ होता है लिखना, मतलब मकतब में हमें लिखना सिखाया जाता है। इतना तो हम समझ ही गए हैं तुरंत। अब देखो तो हमें इससे भैया ये पता चल गया है कि मकतब का अगर अर्थ लिखना है तो मकतब वह स्थान है जहाँ बालक को लिखना सिखाया जाता है, मतलब जहाँ बालक लिखना सीखता है। तो मस्जिदों के साथ संलग्न मकतबों में जो है अक्षर ज्ञान के साथ ही साथ धार्मिक शिक्षा भी चलती है, क्योंकि ये मस्जिद के जस्ट बगल में लगे होते हैं। बात आ गई समझ में, हाँ या ना। अगले नंबर पे बात करते हैं भैया मदरसा की। मदरसा में बड़े ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। मदरसा क्या है कि मुस्लिम युग में जो उच्च शिक्षा का केंद्र था, काहे का केंद्र था भैया, जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे उनको हम लोग बोलते थे मदरसा। यानी जहाँ लिखना सिखाया जाता था उनको तो हम बोलते थे मकतब, और जहाँ पे हमें उच्च शिक्षा दी जाती थी, मतलब एक तरीके से देखा जाए उच्च शिक्षा तो ऊंचे लेवल की शिक्षा बोलोगे, उसे हम बोलते थे मदरसा। अब मदरसा शब्द भी आपका फारसी भाषा के ही एक शब्द है जिसको बोलते हैं दरस, दरस से बना है। अब दरस शब्द से निर्मित है, इसका अर्थ होता है भाषण देना या व्याख्यान करना। इसी को हम बोलते हैं भैया भाषण देना या व्याख्यान करना। यानी एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप्ड करना, बोलने की ताकत, बोलने का जो लहजा है, जो लहजा नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोलने की जो आपके अंदर एक विकास है बोलने का, कि आप बिना रुके कोई चीज़ बोल पाएँ, किसी को समझा पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ। तो व्याख्यान देना जो प्रोसेस है ये हमारा कहाँ सिखाया जाता था, ये हमारा मदरसा में सिखाया जाता था। तो मदरसा वह स्थान है जहाँ पर भाषण दिए जाते थे। क्या किए जाते थे, भाषण दिए जाते थे। यहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पे हमको जो यहाँ पे एजुकेशन मिलती थी वो थोड़ी सी हायर लेवल वाली थी, ठीक है ना।
नेक्स्ट नंबर पे भाई हम बात करते हैं। अगला पोस्ट क्वेश्चन आपसे मेरे भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। अच्छा, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाना सही है या नहीं के अर्थ में पूछा जाए तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि नहीं मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माना जाता है, उसका कारण पूछा है तो उसमें भी भैया हम लिख देंगे कि क्यों माना जाता है। अब माना इसलिए इसको जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि एक पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था। पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद मैंने आपको बड़े एक्सप्लेन के तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, जो हमारी एक लॉन्ग क्लास पढ़ी होगी उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया, पर ये रैपिड रिवीजन है। तो पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद जो हुआ था, इसको सबसे पहले सॉल्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को समाप्त किया, इसलिए हम इसे मानते हैं। एक कारण बता दिया। फिर मैकाले के जो विवरण पत्र में, उसमें भारत में पाश्चात्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए थे, मतलब उसने हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का भी अवसर दिया। उसके किसने? उसके संविधान में जो उसने भैया विवरण पत्र घोषित प्रस्तुत किया, उसके विवरण पत्र में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का या प्राच्यवादी शिक्षा देने का भी हमारे लिए पाश्चात्य जो काल की शिक्षा थी उसमें द्वार खोल दिया, मतलब हमें उनमें मौका मिल गया अपनी लैंग्वेज को भी ऐड ऑन करने का। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो बोलोगे भैया कि अंग्रेजी शिक्षा में भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावनाएं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उत्पन्न करके उनमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न की। और भैया यदि भारत ने अंग्रेजी शिक्षा प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम छिड़ने का कारण भी क्या है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव। ठीक है, बढ़िया तरीके से बात एकदम क्लियर है। अगले नंबर पे आपसे पूछा है कि वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। पहले नंबर पे हमारा मानना है कि आपको पता होना चाहिए कि वुड का घोषणा पत्र ही क्या था। किसी को पता है क्या वुड का घोषणा पत्र क्या था? बड़े आराम से सुनना, एक प्यारी सी स्टोरी टाइप से इसे हम पढ़ेंगे कि वुड का घोषणा पत्र भैया जो हमने देखा वो असलियत में क्या है, थोड़ा सा जानना। भैया जब कंपनी ने एक आज्ञा पत्र जारी किया था 1833 का, तो उसके बदले में उन्होंने 20 वर्ष के बाद एक पुनः 1853 में परिवर्तित तथा संशोधित करके एक और आज्ञा पत्र जारी किया। अब इस बीच में जो हुआ क्या था कि कंपनी में डायरेक्टर को यह अनुभव हो चुका था कि भारतीय शिक्षा की अवहेलना करना ठीक नहीं होती है। इन्होंने क्या किया कि भारतीय शिक्षा की बड़ी भाई ये हो रही थी कि जो देखो, जिसको प्राच्यवादी शिक्षा पता है वो बेवकूफ़ है, जिसको पाश्चात्यवादी शिक्षा पता है वो बड़ा अच्छा है इनकी नज़रों में। यानी जिसको मेरे भाई अंग्रेजी शिक्षा के बारे में नॉलेज है इनकी नज़रों में वो विद्वान है, और जिसको अपना संस्कृत, उर्दू, हिंदी, फारसी अपने यहाँ की लैंग्वेज आ रही हैं, जो लोकल लैंग्वेज थी या फिर जो हमारी मातृभाषा थी, या हमारी बोल सकते हो कि जो क्या बोला जाए, लोकल लैंग्वेज सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे, जो हमारे यहाँ की लैंग्वेज हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति है, वो इनका मानना था कि ये बेकार है, कूड़ा है भाई, इसको साइड में रखो। एक आपको पता भी होगा कि वो अलमारी वाला जो मैंने बताया था कि यूरोपीय अलमारी के एक अलमारी में केवल रखा हुआ पूरा साहित्य जो है इनका पूरा हिंदुओं का साहित्य है, ये बात भी बोली गई थी। ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी हैं। तो अब इन्होंने देखा कि भैया, इन्होंने कंपनी का जो डायरेक्टर था उसने ये फील किया कि अगर हम लोग भारतीय शिक्षा की ज़्यादा अवहेलना करते हैं तो फिर भारतीय हमसे गुस्सा हो जाएंगे भाई, और हम लोग रूठ गए तो फिर क्या होगा तुम्हें पता है, मानते तो है नहीं फिर इतनी आसानी से। अब हुआ क्या कि ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय प्रवर समिति बनाई, सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स बनाया। इसका जब इसकी नियुक्ति कर दी गई तो इसकी नियुक्ति में हुआ क्या कि इस कमेटी ने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया। इसने खुद से देखा कि यार जो ये इंडियन एजुकेशन है इसको एक बार देखते हैं, प्राच्यवादी शिक्षा जो है इसको एक बार फील आउट करते हैं, देखते हैं भाई इसमें क्या मिलता है हमें। तो उनके शिक्षा शास्त्रियों ने विचार ये ज्ञात किए कि इस समय चार्ल्स वुड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष बने थे। अब इन्होंने हुआ क्या कि इन्होंने शिक्षा शास्त्रियों ने इनके सारे पढ़े तो उनको बहुत सारे ऐसे विचार आए कि नहीं यार ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी हैं, इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें तो पढ़ानी चाहिए। तो अब होगा क्या कि अभी धीरे धीरे देखेंगे कि यहाँ पे उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसका अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स वुड था। तो बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड थे। अब प्रवर समिति ने जब अपना प्रतिवेदन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया, तब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जब मेरे भाई उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, यानी लिख करके कुछ आवेदन दिया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने उसके आधार पर एक और पत्र ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। यानी पहले जो ये 20 साल पहले आया था, फिर उसके बाद और 20 साल बाद आया, ये सारे संशोधित हो के जैसे पत्र चल रहे थे उसी प्रकार अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो उस समय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड के पास में हुआ क्या कि जो प्रवर समिति बनी थी उसके शिक्षा शास्त्रियों ने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं इसमें बढ़िया चीज़ें हैं भाई, फिर एक प्रतिवेदन टाइप का लिखा
और वो भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में दे दिया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में दिया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष उसको पढ़ेगा। तो यानी चार्ल्स वुड ने उसको रीड किया होगा कि भाई सुनाओ पढ़ के क्या लिख कर दिया है प्रवर समिति वालों ने। तो उन्होंने भैया जब उनको पढ़ के सुनाया तो उसके आधार पर एक पत्र लिखा ब्रिटिश संसद को, किसने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तरफ से लिखा गया। अब हुआ क्या कि यह पत्र जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम पर आया है ना, क्योंकि उस समय अध्यक्ष कौन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, चार्ल्स वुड। और चार्ल्स वुड क्या करेंगे, जो पत्र है वो किसके नाम पे आएगा कि भैया ये पत्र आया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष की तरफ से। यानी ये पत्र जो आया वो इनडायरेक्टली बोलेगा कि चार्ल्स वुड की तरफ से है। अगर कोई पत्र चार्ल्स वुड की तरफ से है तो उसका नाम इन्होंने क्या दिया, वुड का शिक्षा पर घोषणा पत्र। इसी को हम पढ़ते हैं वुड का घोषणा पत्र। बड़े प्यार से बातें समझ में आ गई। अब इस घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई सन 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। भाई अब कोई अगर पूछेगा कि भैया जरा बताओ वुड का घोषणा पत्र क्या है, कितने लोग हैं जो बता देंगे। कोई आपसे पूछे भैया कि वुड का घोषणा पत्र, कोई बताएगा। आप बोलोगे भैया देखो बिल्कुल एकदम फैक्ट वाली चीज़ें अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम बिल्कुल ऐसे बता देंगे कि भैया देखो सबसे पहले 1833 वाला था, फिर 20 साल बाद इस पर संशोधन करके 1853 में एक प्रस्तुत किया गया आज्ञा पत्र। उसके बाद भैया इसके आधार पर देखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक प्रवर समिति बनाई गई। क्या बनाई गई, प्रवर समिति। प्रवर समिति के जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने भैया अध्ययन किया किसका, हमारे यहाँ के शिक्षा ग्रंथ जो थे, हमारे यहाँ के जो शिक्षा भैया थी उसका अध्ययन किया। अब इनके शिक्षा शास्त्रियों ने एक प्रतिवेदन जारी किया। क्या किया, प्रतिवेदन जारी किया। और इस प्रतिवेदन को इन्होंने कहाँ दे दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष उस समय कौन थे, जल्दी से एक बार बताओ भैया। चार्ल्स वुड नाम था उनका, क्या था, चार्ल्स वुड। और इन्होंने फिर क्या किया कि ब्रिटिश संसद को एक पत्र लिखा, पत्र दिया इन्होंने, एक संशोधन पत्र। अब ब्रिटिश, क्योंकि चार्ल्स वुड की तरफ से ये पत्र गया है तो इसी पत्र को हम किसके नाम से जानते हैं, वुड का घोषणा पत्र। जल्दी से बताओ, एकदम बेहतरीन तरीके से बात एकदम क्लियर है कि नहीं। इतने में डेफिनेशन मैंने लिख दी, यहाँ से आओ और यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये जितना कुछ भी लिखा है अगर इसे समझा जाए तो वो इतना कुछ ही है जितना मैंने नीचे लिखा है। भाई बढ़िया तरीके से समझ में आया, हाँ या ना। तो 19 जुलाई सन 1854 में मेरे भाई क्या होता है, 19 जुलाई सन 1854 में आपका घोषणा पत्र जारी होता है। इसके आधार पर शिक्षा नीति जारी की जाती है। अब इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित बातें प्रमुख रूप से दी गई थी। तो ये भी पूछा गया है कि बताओ वुड के घोषणा पत्र में कौन कौन सी बातें बोली गई। आप बोलोगे भैया देखो पहले नंबर पर तो बोला कि भारतीय क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार और प्रचार करना कंपनी का उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि जितना भी भारतीय क्षेत्र है उसमें शिक्षा को एडवर्टाइजमेंट करना किसका काम है, कंपनी का। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो शिक्षा का दायित्व तो इस घोषणा पत्र में कंपनी के कंधों पर डाल दिया। जितना भी शिक्षा का दायित्व था, जितना भी शिक्षा के लिए फर्ज था, अब वो किस पे रख दिया गया है, कंपनी के ऊपर। एक बात समझ में आई, हाँ या ना, बोलोगे हाँ भैया। दूसरे नंबर पे अगर हमसे बात करें कि भैया घोषणा पत्र जो था वो प्राच्य साहित्य को अच्छा मानता है। अब ये प्राच्य साहित्य को अच्छा मानता क्यों है, इसका भी एक रीजन है, बड़े ध्यान से सुनना। प्राच्य साहित्य को अच्छा इसलिए मानता है क्योंकि जो प्रवर समिति के शास्त्री, शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने जो प्रतिवेदन जारी किया उसमें उन्होंने लिखा कि नहीं भाई शिक्षा, उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया ना शिक्षा शास्त्र का, जो भारतीय शिक्षा है उसका अध्ययन किया। तो उन्होंने कहा नहीं भाई इसमें बड़ी ही बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत अच्छी तरीके से भारतीय शिक्षा संस्कृति है, आप इसको एक बार समझे। तो उसमें लिखा होगा तो उस हिसाब से उन्होंने उसे अच्छा माना। किंतु शिक्षा का अंतिम उद्देश्य अगर देखा जाए तो वो यही था कि यूरोपीय साहित्य, विज्ञान, कला, दर्शन, धर्म, इसी का ज्ञान प्रदान करना है। इनका अंदर अंदर कुछ और चल रहा है, दिखाने के दांत कुछ और हैं हाथी के, खाने के कुछ और। तो सेम प्रोसेस इनका भी है भाई, ये भी यही काम कर रहे हैं कि ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हिंदी साहित्य आपका बड़ा अच्छा है, आपका जो है प्राच्य साहित्य बहुत अच्छा है, पर ये चाहते यही कि पाश्चात्य साहित्य हम लोग कैसे भी करके सीख लें। समझ पाए ना ये बात। फिर भैया अगले नंबर पे देखना क्या है, शिक्षा का माध्यम जो है वो हमेशा ही चाहते कि यूरोपीय भाषा होनी चाहिए। अब ये ऐसा चाहते हैं इसलिए क्योंकि जब शिक्षा का माध्यम यूरोपीय भाषा होगी तो आप यूरोपीय भाषा के प्रति अग्रसर होंगे, सीखेंगे उसे, क्योंकि आपको शिक्षा चाहिए। और जब आप वो सीख लेंगे तो आपको यूरोपीय भाषा को नीचे लाद करके आपको नीचे दबा दिया गया। समझ पाए, तो इनडायरेक्टली आपको दबाया गया। तो यूरोपीय ज्ञान का विशाल ज्ञान भंडार केवल अंग्रेजी के माध्यम में ही प्राप्त किया जा सकता है, ये बात इन लोगों के हिसाब से थी। अगले नंबर पे भैया प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग, जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसकी स्थापना की गई। और साथ ही साथ सर्वोच्च अधिकारी जो था उसे जन शिक्षा निदेशक कहा गया। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब जन शिक्षा निदेशक की सहायता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखना।
जन शिक्षा निदेशक की सहायता के लिए जिला स्तर पर एक जिला अधिकारी जिसे इंस्पेक्टर है उसे रखा गया। घोषणा पत्र में उप निदेशक और उप अधिकारियों की नियुक्ति को भी सिफारिश की गई। इन्होंने बोला कि इसमें और सारे लोगों को जोड़ा जाए ताकि नीचे लेवल तक धीरे धीरे सब लोग अपना अपना प्रोसेसिंग काम संभाल सकें। 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, यहाँ पे 3 विश्वविद्यालय जो हैं वो स्थापित किए जाएं और साथ ही साथ जिनका संगठन जो है वो इंग्लैंड के विश्वविद्यालय के आधार पर होगा। अब देखो विश्वविद्यालय भी कहाँ बना रहे हैं अपने यहाँ, लेकिन उसका आधार किसे मान रहे हैं, मतलब बेस क्या है, इंग्लैंड का विश्वविद्यालय। कुछ सेंस है इस बात का भाई, वहाँ का विश्वविद्यालय यहाँ के विश्वविद्यालय में अंतर है ना। वहाँ तो प्राच्यवादी शिक्षा थोड़ी ना होगी, पाश्चात्यवादी शिक्षा थोपेंगे तुम पे ये यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण करके। अब इसमें जो चांसलर है, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, सीनेटर है, ये भी सारे होंगे। और ये सारे हमें पता है कि उस समय अगर सोचा है तो भैया ये 100% ब्रिटिशर्स ही होने वाले हैं, 100% ब्रिटिशर्स ही होने वाले हैं। ठीक है, आगे नंबर पे देखिएगा मेरे भाई कि हायर सेकेंडरी स्तर पर भारतीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाना चाहिए। जो हायर सेकेंडरी, ये अच्छी बात है कि हायर सेकेंडरी स्तर है उस पर भारतीय भाषाओं का अध्ययन कराना है। साथ ही साथ देखिएगा संपूर्ण भारत को श्रृंखलाबद्ध और क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। यानी जो पूरा का पूरा भारत है उसमें श्रृंखलाबद्ध और क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, मतलब एक तरीके से विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, ये बात है। अब यह जो श्रृंखलाबद्धता है, जिसे ग्रेडेशन बोलेंगे, वो पहले प्राथमिक हो, फिर मिडिल हो, फिर हाई स्कूल हो, फिर कॉलेज के रूप में होनी चाहिए। पहले प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए, फिर मिडिल विद्यालय होने चाहिए, देन मेरे भाई हाई स्कूल वाले होने चाहिए, देन कॉलेज, इंटरमीडिएट और अन्य होने चाहिए। ठीक है, आगे नंबर पे देखो निस्यंदन सिद्धांत के विरुद्ध इन्होंने बोला इस घोषणा पत्र को। इन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि जो निस्यंदन सिद्धांत था मैकाले के अकॉर्डिंग वो गलत है, इन्होंने बोला। ठीक है, वोट ने इनके हिसाब से जनसाधारण में शिक्षा के लिए अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि कुछ बड़े उच्च लोग जो थे तो निस्यंदन के अनुसार इनको बोला गया था कि शिक्षा दे दो, फिर शिक्षा ऐसे छनेगी, मतलब ये इनको देंगे, फिर ये इनको देंगे, फिर ये इनको बताएंगे, फिर ये इनको बताएंगे, और नीचे जो लो लेवल का इंसान है वो शिक्षा को पालेगा। लेकिन देखा जाए तो ये वाला तरीका बिल्कुल इन्होंने बोला गलत है। मैक्सिमम कोशिश हमें ये करनी कि जो शिक्षा हमने इनको दी है तो वही शिक्षा हम ही इनको दे देना, सीधे वही शिक्षा हम इनको भी दे सकें, वही शिक्षा हम इनको भी दे सकें, तो एक प्रोसेस बढ़िया चलेगा। समझ में आ गई बात। अगले नंबर पे जरा ध्यान से सुनना भाई। वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष पूछे जा रहे हैं। 2017 का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए, जो पूछे जाएंगे सिर्फ वही है, इसमें परेशान मत हो, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहले नंबर पे तो सरकार को सौंप करके शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया। इसका मतलब क्या है, जब वुड ने घोषणा पत्र दिया तो मैंने तुम्हें बताया था कि उसने शिक्षा का दायित्व पूरा का पूरा कंपनी के कंधों पर डाल दिया। अगर पूरा शिक्षा दायित्व कंपनी के कंधों पे है तो अब पूरा का पूरा शिक्षा जो अपने आप में ऑपरेट करेगा, कंट्रोल करेगा, वो कंपनी करेगी। और कंपनी जो शिक्षा कंट्रोल करेगी वो अपने अकॉर्डिंग करेगी। तो सरकार को सौंप कर शिक्षा को पूरी तरह से अगर राज्य के अधीन कोई कर देगा तो वहाँ पे नौकरशाही का आधिपत्य हो जाएगा, नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। बात समझ में आई। अगले नंबर पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा कि भारतीय लोगों के उस जो है इस उद्देश्य से शिक्षा देने की ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने का सहायता एवं सहयोग दे सकें। इन्होंने बोला भाई भारतीय लोगों को ये लोग शिक्षा इस अकॉर्डिंग दे रहे थे, उनको अंग्रेजी तुम क्यों सिखा रहे हो अगर उनको यहीं पर रहना है। उनको अंग्रेजी इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जब अपनी कंपनी में इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो तो अंग्रेजी में देंगे। और हिंदी वाला आदमी खड़ा है ऐसे, उससे बोला कि भैया कुछ पुट दो, कुछ भी मान लो अंग्रेजी में बोल दिया, अब वो वहाँ पर खड़ा, उसको आती नहीं इंग्लिश, उससे तो तुम हिंदी में बोलो कि ये भाई वो जरा उठा के दो हमको, तभी तो करेगा ना। तो इन्होंने अगर देखा जाए तो ये भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से ही शिक्षा दे रहे थे कि ब्रिटिश शासन को ये मजबूत बनाए और सरकार को ये सहयोग दे सकें ये लोग। ठीक है, सरकार के लिए ये छोटे छोटे काम जो है वो सारे कर सकें, नौकरशाही का आधिपत्य बनाना चाहते थे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो भारतीयों को ये क्या करना चाहते थे, व्यवसायिक शिक्षा देने के उद्देश्य से भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना चाहते थे कि स्वामी भक्त बन जाए, हमारी बड़े जय जय करने लगे। इससे भारतीयों को विशेष लाभ न पहुँच सके। भाई पहुँचेगा ही नहीं विशेष लाभ, आप जो पढ़ा रहे वो आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इनके लिए तो है नहीं। अगले नंबर पे लिखा है कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार हो किया तो अंग्रेजी में शिक्षा माध्यम में देसी भाषाओं को विलुप्त हो गई। मतलब सिंपल सा ये है भैया कि जो भारतीय भाषाएं थी, जैसे जो हमारे भारतीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं को शिक्षा में बड़े कम तरीके से, मतलब आंशिक रूप का मतलब होता है बड़े छोटे से पैमाने पे, जैसे अगर 20 अंग्रेजी के शब्द है तो बीच में 2 हिंदी के कर दो, ऐसे वाले तरीके से आंशिक रूप से इन्होंने भारतीय भाषाओं को लिया। और सबसे अधिक रूप में इन्होंने किसको लिया है भैया, इन्होंने सबसे ज़्यादा लिया है पाश्चात्यवादी शिक्षा को, यानी अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया।
तो अगर अंग्रेजी भाषाओं का जब ज़्यादा माध्यम बन जाएगा तो वहाँ से आपको पता है, जैसे कि मैं तुम्हें अभी भी बताता हूँ, CBSE बोर्ड का बच्चा हो, ठीक है, CBSE बोर्ड का बच्चा हो मेरे भाई, आप उससे जा कर के बस पता कितना पूछ लो, आप बोलो भैया उससे कि 59, 69, 79 और 89, इनमें अगर वो अंतर स्पष्ट कर पा रहा है तो वो कंफर्म है कि हिंदी मीडियम में पढ़ चुका है। अगर वो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है भाई, उनके दिमाग से ये चीज़ें गायब हो चुकी हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि अंग्रेजी ही अगर शिक्षा का माध्यम बना देंगे तो मेरे भाई भारतीय भाषाएं वहाँ से विलुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से, बोरिंग तो नहीं महसूस हो रहा जरा सा भी। अगले नंबर पे देखना 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में कि मिशनरी स्कूल की विशेषताएं लिखिए। इस क्लास की PDF आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट फॉर्म है, इसे PDF में नहीं बनाने वाला हूँ मैं, इतनी आराम से समझा रहा हूँ। क्लास देखो, नोट्स मेरे साथ बना करके चलो, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। अगले नंबर पे देखो भैया उत्तर नंबर 1, यहाँ पे लिखा है कक्षा शिक्षण, आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ, सबसे बेटर है, ठीक है, क्योंकि उसे बनाने में फिर मुझे एडिटिंग करने पड़ा, टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि कक्षा शिक्षण जो है वो प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय उन्हीं को जाता है, जो कक्षा में पढ़ाना स्टार्ट किया गया है, ये मिशनरी स्कूल वालों को ही ये बात मानी जाती है कि उन्हीं से हम लोगों ने क्लासरूम स्टार्ट किया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आधुनिक शिक्षण, जो विधियां हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, जितनी भी विधियां हैं वो सारी विधियां किनकी हैं, मिशनरी स्कूल की विशेषताएं हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं जो हैं ये भी किन की वजह से हैं, मिशनरी स्कूलों की वजह से। तो यानी मिशनरी स्कूलों का श्रेय किस किस तरीके से है। पहले नंबर पे तो भैया हमने ये देखा कि जो क्लासरूम के अंदर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कक्षा शिक्षण प्रणाली, हमने इनसे ली। नंबर 2 पे भैया हमने सीखा कि जितनी भी विधियाँ हैं पढ़ाने की, जो मेथड है वो हमने इनसे लिए। और तीसरे नंबर पे भैया हमने देखा जो भारतीय भाषाओं को माध्यम बना के पढ़ाया जा रहा है प्राथमिक में, भारतीय भाषा का माध्यम है प्राथमिक स्कूलों में, वो भी मेरे भाई किन की वजह से है, आप बोलो कि वो भी हमारा मिशनरी स्कूल की विशेषता है। बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आयोग की जिनसे प्रश्न 100% बनने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे हम बात करेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1948 में, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी भैया जानते हैं, मैंने आपको बता दिया, इसकी स्थापना होती है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। जब विश्वविद्यालय बने तो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्वतंत्रता के बाद सभी चाहते थे कि हम जो है यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन को फाइंड करें, परंतु जिस प्रकार शिक्षा भारतीय कॉलेजों में दी जा रही थी उस शिक्षा से संतोषजनक नहीं थे। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि उससे स्टूडेंट जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है, स्टूडेंट जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इसी कारण भारतीय जनता ने उससे संतुष्ट नहीं थी। तो उस समय उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र उद्देश्य ये था छात्रों को किसी परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसे तैयार करने के लिए ही विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ मेरे भाई। इसके लिए ही विश्वविद्यालय आयोग जो है इसका क्या होता है, गठन होता है। और याद रखिएगा कि ये हमारा 1948 में होता है। अब अगर तुमसे पूछा जाए बताओ जरा डेट मेरे भाई क्या होगी, बताना, क्या 4 नवंबर होगी, क्या 19 जुलाई होगी, क्या 2 फरवरी होगी, या क्या 11 फरवरी होगी। मैंने आपको कल ही एक क्लास करवाई है जिसमें मैंने आपको सारे आयोग के सन और डेट के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कल वाली क्लास को जल्दी से जा कर के देखो। कल जो मैंने क्लास कराई उसमें मैंने आपको यही पढ़ाया है कि सारी डेट और सारे आयोग जितने भी बन सकते हैं, टोटल हमने उसमें 52 प्रश्न किए हैं। उसमें आपका चाहे घोषणा पत्र कब जारी हुआ, मुदालियार आयोग कब आया, विश्वविद्यालय आयोग कब आया, ठीक है, कोठारी आयोग कब आया, सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ, जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे एक साथ करवाए हैं। बड़ी मेहनत से छांट के एक सन मैंने उसमें लिखा है। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तभी जा कर के ये क्लासेस सक्सेस हो पाएंगी। चलो नेक्स्ट नंबर पे अगर हमसे बात करते हैं तो भैया देखो अगले नंबर पे एक आयोग और है जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग, या इसी को हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। सितंबर के मंथ में स्टार्ट होता है और इसकी भी मेरे भाई जल्दी से डेट बताना, क्या 23 सितंबर है, क्या 24 सितंबर है, क्या 28 सितंबर है, क्या 7 सितंबर है। चलो जल्दी से भैया सुनना, यहाँ पे आपसे बोला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं, 1952 में मेरे भैया आता है। स्वतंत्रता के पश्चात यह अनुभव किया गया कि माध्यमिक शिक्षा का फिर से गठन किया जाए।
उनको लगा कि माध्यमिक शिक्षा का गठन फिर से करना चाहिए। इसी कारण केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, जिसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, इसने सरकार से सिफारिश की। इसने कहा कि भैया क्या करते हैं, भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाए, जिससे कि ये जांच हो सके। अरे यार यहाँ पे डेट लिखी तो है, मैंने क्या ही पूछ लिया तुमसे, तो तुम बता ही दोगे, उसमें नहीं थी उसका, लेकिन बताना ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 23 सितंबर 1952 में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। अब अच्छा, आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, पूरी बात समझ में आ गई। भैया नियुक्ति इसलिए की क्योंकि जो हमने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया, जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड बनाया, इसने जब जांच की तो इसने कहा भैया जांच करने के लिए कि भारत में माध्यमिक शिक्षा का स्तर क्या है ये पता किया जाए। तो इसने कहा कि यार ये पता करने के लिए हम लोग थोड़ी ना चलेंगे, इसके लिए एक कोई बना लेते हैं अपनी समिति या कोई आयोग गठन कर लेते हैं जो इसकी पता लगाए पूरे में जा करके। जैसे आपको अपने यहाँ पे इलिटरेट लोगों का पता करना कि कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और कितने हैं जो लिटरेसी रेट क्या है। तो इसके लिए आपने बोला कि भैया काम करो, 10 लोगों का एक ग्रुप बना लो, उसका नाम रखो, क्या कुछ भी रख लो आप उसका नाम, ठीक है। तो वो एक तरीके से ये है जो जा करके सबको पता करेगी। इसी प्रकार से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी क्या किया कि एक माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए आयोग बनाया, जो हमारा 23 सितंबर 1952 में आया, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग या इसी को मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। बड़े ध्यान से सुनना, इसके अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। बढ़िया समझ में आया। इन्हीं के नाम पे हम इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक किसी को भी 1% की दिक्कत है? इसके बाद आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए ही इस आयोग की स्थापना की गई, आप खुद ही बता लोगे, जबरदस्ती की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए तो एक और आयोग है जिसको भैया बहुत फेमस माना जाता है, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का टाइम पीरियड आपका माना जाता है 1964 से 66। 1964 से 66 भाई याद रखिएगा कि भारत में अभी तक शिक्षा जितने भी आयोगों ने नियुक्त की, उन्होंने कभी भी किसी शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों की जांच नहीं की। कोई बात करता है माध्यमिक शिक्षा की, कोई बात करता है उच्च शिक्षा की। देखना ध्यान से, अगर हम बात करें भैया नंबर 1 पे आपने बताया था राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन आयोग भैया 1948 वाला। भैया फिर आपने दूसरा बताया मुदालियर आयोग, क्या बताया भैया, मुदालियर आयोग। आप बोलोगे भैया 1952 वाला, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जो पहला मैंने तुम्हें बताया वो उच्च शिक्षा की बात करता है, विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करता है। जो दूसरा मैंने बताया वो बात करता है माध्यमिक शिक्षा की। लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो छोटे से लेकर के बड़े तक की पूरी शिक्षा की बात करे। तब एक आयोग आया जिसको हम कोठारी आयोग बोलते हैं। इसने कहा कि हम शिक्षा के सभी आयामों को देखेंगे, यानी ये विश्वविद्यालय शिक्षा को भी देखेंगे, साथ ही साथ ये विद्यालय शिक्षा को भी देखेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा, और माध्यमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा, जितने भी स्टार्टिंग से लास्ट तक शिक्षा है। पहले प्राथमिक कोई व्यक्ति पढ़ेगा, फिर जाके वो माध्यमिक में आएगा, फिर जाके वो विश्वविद्यालय में जाएगा। तो जितना भी इस संबंध को हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ते हैं, कोठारी आयोग के अंतर्गत। बात समझ में आ रही? अब ध्यान रखते हुए कि शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी, इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि शिक्षा आयोग की नियुक्ति कर दी गई है मेरे भाई, तो 14 जुलाई सन 1964 याद रखिएगा, 14 जुलाई सन 1964 डेट जरूर याद रखना। प्रोफेसर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी नाम है इनका, ठीक है। प्रोफेसर DS कोठारी जी की अध्यक्षता में मेरे भाई इसका जो है इसका क्या किया गया, आयोग की नियुक्ति की गई। इसीलिए इन्हीं के नाम पे देखो कोठारी आयोग इसका नाम पड़ा है। कोठारी इनका था नाम, तो इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, कोठारी आयोग। अब इस आयोग से ये आशा की गई थी कि आयोग में भारत सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप को उसके सभी स्तरों के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, सामान्य सिद्धांतों के लिए और नीतियों के लिए, इन सभी के विषय में ये इनको क्या करेगा, परामर्श देगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने चिकित्सा और कानून की शिक्षा की समस्याओं के इस पे ध्यान नहीं दिया गया। यानी यहाँ पे हम देखें तो हमें ये भी पता चला कि बाकी चीज़ों पे तो हमने ध्यान दिया, लेकिन साथ साथ भारत सरकार ने चिकित्सा, कानून की शिक्षा और समस्याओं की और इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यानी चिकित्सा और कानून वाली बातें इसमें नहीं की गई, बाकी इसमें सारी बातें की गई। तो ये भी याद रख सकते हो। आयोग का उद्घाटन बात किया जाए तो 2 अक्टूबर सन 1964 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इसी अवसर पर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो हैं, उनके उद्गार में इस पर प्रकट किए गए मेरी यह हार्दिक इच्छा है। ये किसने बोला है, डॉक्टर राधाकृष्णन बोल रहे हैं इस बात पे कोठारी आयोग के बारे में। ये बोलते हैं कि मेरी यह इच्छा है
कि आयोग शिक्षा ने सब पहलुओं और प्राथमिक, माध्यमिक या फिर विश्वविद्यालय में प्रावधिक की जांच करें तथा इस प्रकार वे सुझाव दें जिसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था अपने सभी स्तरों में उन्नति करने में सहायता मिले, उसको सहायता उसकी हो सके। तो इन्होंने भी भैया एक बात वहीं पे छेड़ दी कि मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि जो आयोग का गठन हुआ है वो किन किन तरीकों की शिक्षा है। एक तो प्राथमिक शिक्षा, ठीक है ना, दूसरी माध्यमिक शिक्षा, और तीसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालय वाली जो शिक्षा है, इन सभी शिक्षा के पहलुओं पर क्या करें, गौर करें भैया, और इनकी जांच करें ताकि हो क्या सके, ये चाहते हैं कि जिससे सभी स्तरों में हम उन्नति कर सकें। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई, हाँ या ना जल्दी से एक बार बोलेंगे। इसके साथ में आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर पे। और भैया यहाँ पर ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग बोलते हैं कि पीडीएफ भैया दोगे या नहीं, मैं तुम्हें अभी साफ बता देता हूँ पीडीएफ बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तुम नहीं समझ सकते हो, आई नो, क्योंकि तुमने पीडीएफ अभी शायद बनाई नहीं है। लेकिन अगर तुम पीडीएफ बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पीडीएफ बनाने में तभी अच्छा लगता है जब आपको पे बैक मिलता है उन चीज़ों का। यहाँ लिखा है कि ओके कल मिलते हैं सेकेंड क्लास के साथ, यानी इसकी सेकेंड पीडीएफ वाली क्लास जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। एक क्लास अभी आ गई है, एक क्लास याद रखना शाम को 6 PM पर आती है, जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है पेपर 1 के लिए। उसमें हम लोग वो टॉपिक कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, पर हमने आपको एक जगह सारे के सारे ढूंढ कर अवेलेबल करा दिए हैं। 300 प्लस अगर लाइक होते हैं इस वीडियो पर तो आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। इसको मैं बना करके टाइप करके बाकायदे अच्छे से कॉपी प्रिंट आउट करके दे दूंगा विद हाईलाइटेड पॉइंट जो मैंने किए हैं। लेकिन उसके लिए 300 प्लस लाइक आने ही चाहिए। अपने सभी दोस्तों के साथ में मेरे भाई इस क्लास को आप शेयर करिएगा, और प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको खुद ही पता होगा, आपको दिखेगा उसका कि कितनी मेहनत मैं इस क्लास के साथ करता हूँ। और इस मेहनत का अगर पे बैक नहीं मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपके लिए बता सकता हूँ कि मैं नया चैनल है तो थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग से बताया। और बाकी इतना आपको भी पता है कि जो कंटेंट मैं आपको देता हूँ इसको करने के बाद बहुत सारे चैनल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा चैनलों का, किसी भी चैनल पे जाना और उनकी जो एक चल रही होती है क्लास जिसमें वो क्या कराते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन, इनका 20 क्वेश्चन में 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, मेरे इतने क्वेश्चंस के बाद भी अगर तुम टाइम देखो तुम्हें तो नहीं दिखेगा, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है 46 मिनट 54 सेकंड, यानी लगभग 47 मिनट हो पाया है। तो तुम्हें भी पता है कि मेहनत करना है, किस तरीके से करना है, अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा पढ़ने के लिए मेहनत करना है। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ में, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। अगर आप लोग नए हैं तो भैया टेलीग्राम में जो पिछली पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट करके वहाँ से चैनल को आप ज्वाइन कर लें। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपकी ज्वाइनिंग जो है थोड़ी देर में एक्सेप्ट कर ली जाएगी। चलिए इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई क्लास के लिए। बाय बाय।